गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। और लगभग हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लिया है। मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ साथ अब हम शुरू करने वाले, मैंने ज्योग्राफी का बोला था, लेकिन ज्योग्राफी को हम एक सप्ताह बाद शुरू करेंगे। अभी मध्य प्रदेश की लोक कलाएं, जनजातियां, ये सब जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, उन सब को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, इसमें से बहुत अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम लोग करते क्या, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं। और ये जो टॉपिक होते हैं बीच के, जैसे मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, लोक कलाएं हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये होगा या नहीं। तो बात समझ में आ गई होगी। अगले एक सप्ताह तक हमें क्या करना है, 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा मैं जो अभी तक हमने पढ़ लिया। लाल कोठी का निर्माण भोपाल में किया था, 1880 में किया था, शाहजहां बेगम ने किया था। यहाँ तक तो पता है। वर्तमान में किस रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है? लाल कोठी, लाल कोठी नगर पालिका भवन नहीं। हाँ बताओ, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं। हाँ आप बताओ प्रिया। पुलिस थाना नहीं। हाँ हम लोग तो पढ़ते नहीं है क्या? हाँ बोलो योगी। नहीं पता क्यों? उतना ही पढ़ते हो क्या जितना जीने के लिए आवश्यक है, जिंदा रहने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ते हैं ना। लेकिन पढ़ना जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ऑनलाइन वाले में से बताएं कोई भी। शाहजहां बेगम ने लाल कोठी का निर्माण 1880 में किया था, जिसे वर्तमान में अभी किस नाम से जाना जाता है? राजभवन के नाम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजभवन के नाम से जाना जाता है। राजभवन मतलब राज्यपाल निवास स्थान है ना, राजभवन के नाम से जाना जाता है। क्लियर एकदम। राजभवन किसने बनाया है? लाल कोठी शाहजहां बेगम ने। कब? 1880 में। 1947 में जो भोपाल के अंतिम नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला, 1947 भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला। एक एक क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है। नवाब हमीदुल्ला, उन्होंने एक नामजद मंत्रिमंडल का गठन किया था 1947 में। ये तो यकीन होगा ना इतना। 1947 में उन्होंने एक नामजद मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया था? कोई बता दो। प्रधानमंत्री किसको बनाया? ये पढ़ा है ना आप लोगों की कॉपी में से ही तो पूछ रहा हूं मैं। चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से बता देना। ठीक है? अर्जुन सिंह पहला ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारा नाम लिया। पहला ऑप्शन है मुजफ्फर अली खान, दूसरा ऑप्शन है भैरव प्रसाद, तीसरा है के.एम. हैदर और चौथा है राजा अवध नारायण बिसारिया। राजा अवध नारायण बिसारिया। नामजद मंत्रिमंडल का गठन किया था 1947 में भोपाल के अंतिम नवाब हबीबुल्ला ने। तो इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया था? फर्स्ट वाला। हाँ क्या? लास्ट। फर्स्ट और लास्ट दो ही लोग फेमस होते हैं, हमेशा दो ही लोगों की चर्चा होती है, या तो जो फर्स्ट आता है या फिर जो लास्ट आता है। बीच वालों को तो कोई पूछता भी नहीं है। हाँ आप बताओ। कीर्ति नहीं, के.एम. हैदर। ऑनलाइन वाले बताएं। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ।
राजा अवध नारायण बिसारिया, बिल्कुल सही। राजा अवध नारायण बिसारिया कौन थे? प्रधानमंत्री थे। के एम हैदर जो बोला आपने, वित्त मंत्री थे। के एम हैदर वित्त मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे सईद उल्ला खान रजवी। शिक्षा मंत्री किसको बनाए थे इन्होंने? सईद उल्ला खान रजवी। लोक निर्माण मंत्री कौन थे? भैरव प्रसाद। लोक निर्माण मंत्री, पीएच। लोक निर्माण मंत्री कौन? भैरव प्रसाद। और खाद्य मंत्री मुजफ्फर अली खान। आपने अंतिम बोला था, तो ये मैंने उल्टा क्रम बोला था, तो इनका सही था और आपका गलत। इन्होंने अंतिम बोला तो मैंने अंतिम में नाम कौन सा बोला था? अवध नारायण बिसारिया, पर इनको पता भी नहीं था। नहीं सर, वो आप जैसे नारायण बोला ना, तो मैंने हाँ, कहीं लिखा था तो वो याद याद आ गया। ठीक, तो प्रधानमंत्री कौन थे? राजा अवध नारायण बिसारिया। अवध नारायण बिसारिया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था योगेश जी? 1761। ये तो सारा शहर जानता है, तुम क्या जानते हो? हाँ? ये हुआ है 14 जून 1761। 14 जून 1761 मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों का नेतृत्व किसने किया था इसमें? वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ। और वहाँ जो काल्पनिक नेतृत्व दिया था वो किसको दिया था? विश्वास राव को। विश्वास राव को, जो सिंधिया की ओर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम क्या था? सिंधियाओं की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी महतजी सिंधिया। क्या नाम? महतजी सिंधिया। अब हम बात करेंगे माधवराव सिंधिया तृतीय। माधवराव सिंधिया तृतीय, इनकी मृत्यु कैसे हुई? माधवराव सिंधिया तृतीय हवाई दुर्घटना में। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछना था मुझे। क्वेश्चन था भारत में रियासतों के विलीनीकरण के समय में सिंधिया रियासत के प्रमुख कौन थे? भारत में रियासतों के विलीनीकरण के समय में सिंधिया रियासत के प्रमुख कौन थे? मोनिका जी बताइए, आप ऑनलाइन वाले जवाब देंगे इसका जल्दी। अग्रवाल, मुस्कान, आप भी बता सकते हैं। भारत में रियासतों के विलीनीकरण के समय सिंधिया रियासत के, ग्वालियर रियासत के प्रमुख कौन थे? कौन? जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया। कैसे शांत हो जाते हैं, लेकिन एकदम ऑनलाइन वालों से 2 लोगों से पूछा, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। शेख रमजान ने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? आप बताओ। शेख रमजान क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? कम से कम 10 बार चर्चा हो गई इसके ऊपर। शेख रमजान, शेख रमजान सागर से। कहां से किया था? सागर से। नहीं पता आप लोग? मत पढ़ो। शेख रमजान क्रांति का नेतृत्व कहां से? सागर से इन्होंने किया था। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना को बोला गया है? ये हमने उस दिन आखिरी में पढ़ा था। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना को बोला गया है? बोरासगांव कांड। बोरासगांव कांड कब की घटना है ये? कब की घटना है ये? 1920 की। 1920 की तो नहीं है ये। 14 जनवरी 1949। 1949 नवाब की सेना और रायसेन के क्रांतिकारियों के बीच में नर्मदा नदी के तट पर झंडा फहराने को लेकर झड़प हुई।
याद है, पढ़ा था ना तो शनिवार के दिन, कैसे भूल जाते हैं। 14 जून 1949 नवाब की सेना व क्रांतिकारियों के मध्य रायसेन नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने को लेकर झड़प हुई थी। इसमें मंगल सिंह, वीरन सिंह, छोटे लाल, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस घटना को जो है वो क्या कहते हैं, भोपाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। भोपाल का जो जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी, उस समय भोपाल के नवाब कौन थे, नेम लेकर? नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान, ठीक है, बहुत बढ़िया। सराफा गोलीकांड, सराफा गोलीकांड कहाँ की घटना है सरिता? सराफा गोली कांड इंदौर की घटना है। आपका नाम सरिता है? नहीं है पक्का? तो फिर क्यों बोला? सराफा कांड कब हुआ था? इंदौर में हुआ था 6 सितंबर 1942। कौन से आंदोलन के समय की घटना है? भारत छोड़ो आंदोलन। मगनलाल ओसवाल इसमें मारे गए थे। चावल आंदोलन कहां पर हुआ था? रीवा में, रीवा के बघवार गांव में, रीवा के बघवार गांव में। वहां पर जबरन चावल उगाई की जाती थी और त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद तिवारी इसमें शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ही घटनाएं कुछ पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और बड़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे वो कोई घटना हो सकती है, कोई स्थान का नाम हो सकता है। झंडा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? ये जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च 1923। जबलपुर 8 मार्च 1923। ये जबलपुर में, जबलपुर महत्वपूर्ण घटना थी। अब एक कांड इससे जुड़ा हुआ है, कामागाटा मारू कांड। कामागाटा मारू, कामागाटा मारू। तो क्या था ये कामागाटा मारू प्रकरण? एक जहाज था, एक जहाज था और इसे किराए से लिया था। कहाँ ले जाने के लिए? कनाडा। कनाडा ले जाने के लिए इसे किराए से लिया गया था और कनाडा सरकार ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी जहाज, मतलब जो भारत से लंदन होते हुए यदि कनाडा जाए तो उसे वहां पे उतरने नहीं दिया जाएगा लोगों को। उसी जहाज को वहां पर उतरने दिया जाएगा जो भारत से सीधा वहां पर गया हो, भारत से सीधा वहां पर गया हो। लेकिन 1913 के लगभग 1914 में क्या घटना घटी? एक जहाज को वहां आने की अनुमति दे दी। समझौता हो गया होगा लंदन सरकार, लंदन के मतलब ब्रिटिश सरकार और कनाडा की सरकार के बीच में। तो उन्होंने क्या किया? एक जहाज को आने दिया और उस एवज में क्या हुआ? एक व्यक्ति बड़ा उत्साहित भारत का और उसने एक जहाज किराए से ले लिया और ढेर सारे लोगों को जहाज पे बैठाला और लेकर चला गया। 1914 की घटना है कामागाटा मारू प्रकरण। और जैसे ही वहां पर कनाडा पहुंचे तो इनको वहां पर उतरने ही नहीं दिया। तब तक क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। कनाडा और वो उनके संबंध कुछ खराब हो गए थे, तो उन्होंने फिर से बैन लगा दिया था। और भारतीय जहाजों में इतनी क्षमता थी नहीं
कि वो इतना ईंधन वगैरह रखने की कैपेसिटी नहीं थी कि सीधा एक ही बार में वहां से वहां तक चल जाए। तो इनको क्या 2-3 पड़ाव लेते हुए जाना पड़ता था, ईंधन भरते हुए ये वो। तो वहां पुलिस की झड़प हुई और ये प्रकरण लंबा चलते रहा। तो यह याद रखना, कामागाटा मारू प्रकरण कब की घटना है? 1914 की। अब उसके कारणों में, झंडा सत्याग्रह के कारणों में एक घटना है। सन 1916 और 1917 में लोकमान्य तिलक कौन थे? लोकमान्य तिलक हमें पता होना चाहिए। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, क्या बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। क्या नारा है इनका? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इन्होंने एक बुक लिखी है, गीता रश। किसने लिखी है बुक? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। जो कांग्रेस को एक उग्रवाद, कांग्रेस के चरण को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक नरम दल और एक गरम दल। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और 1885 से 1905 तक का जो समय है, ये क्या कहलाता है? नरम दल। इसमें लोग बाग क्या करते थे? नरम दल मतलब नरम, अंग्रेजों की स्वामी भक्ति, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास, आवेदन, निवेदन, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिनिधि मंडल, इसके माध्यम से सरकार से बात करना चाहते थे और सोचते थे कि अंग्रेज जो है बड़े न्यायप्रिय हैं, जो भी करते हैं वो एकदम सही करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, बस हमारा तरीका सही होना चाहिए, उन तक बात पहुंचना चाहिए, ऐसा सोचते थे। लेकिन 1905 में जो है बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राजनीति में आगमन, स्वराज का नारा इन्होंने दिया और कांग्रेस को नरम दल से क्या बना दिया? गरम दल। और गरम दल में क्या होता है? गरम दल में होता है क्रांति की बात, गोली की बात, हथियारों की बात, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात होती है। गरम दल वो अंग्रेजों से क्रमिक सुधार नहीं चाहते थे कि आप राजस्व में कमी करो, वो ऐसा नहीं बोलते थे। वो क्या बोलते थे? जाओ यहाँ से, भारत हमारा है, या हम ही रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है हम देख लेंगे, हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए। किसका है? बाल गंगाधर तिलक। अब उन्होंने क्या किया था? धर्म का भी साथ लिया, धर्म को जोड़ा। उन्होंने बोला कि धर्म के नाम पर लोग बाग जल्दी एकत्रित हो जाते हैं, खून खौल उठता है धर्म के नाम पर लोगों का बड़ी जल्दी से। तो भाई इनका राजनीति में उपयोग कैसे किया जाए? आज भी होता है धर्म के नाम पर राजनीति। तो उन्होंने भी ये सिखाया और उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना शुरू किया। जो गणेश जी बैठाते ना, तो ये काय के लिए बैठाते थे? ताकि लोग बाग वहां एकत्रित हो सके और उनको स्वराज की बात बताई जा सके, अंग्रेजों के विरुद्ध उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। इसलिए उन्होंने पहले शिवाजी उत्सव फिर गणेश उत्सव मनाना शुरू किया और इसी सिलसिले में वो जबलपुर गए थे। कब? 1916 में और 1917 में। मूलतः कहाँ के रहने वाले थे ये बाल गंगाधर तिलक? महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन ये 1916 और 1917 में जबलपुर गए हुए थे। इनके साथ में गरम दल में और भी लोग शामिल थे। गरम दल में
और क्या बोलते हैं उसे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। इसमें लाल से क्या मतलब है जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सिंह, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, पंजाब के शेर जिसे बोला जाता है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में जिनकी मृत्यु हुई थी वो लाला लाजपत राय, उसे क्या कहते हैं, लाल। बाल, बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्र पाल, जो बंगाल से क्रांति का नेतृत्व करते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक कहां से, महाराष्ट्र से, लाला लाजपत राय पंजाब से, और विपिन चंद्र पाल बंगाल से, विपिन चंद्र पाल बंगाल से। अब हम बात कर रहे हैं झंडा सत्याग्रह की। यहाँ हमने वैसे पढ़ लिया था, और कब हुआ था, 1923 में। क्या था इसमें, मतलब यूरोपीय कमिश्नर ने न केवल झंडे को उतारने का निर्देश दिया था, बल्कि उसे पैरों से कुचलने के लिए भी कहा था। और इसके विरोध में यहाँ पर किसने झंडा सत्याग्रह, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा। सेठ गोविंददास व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सेठ गोविंद दास व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में नमक सत्याग्रह जबलपुर से। हम कुल मिला के जबलपुर के बारे में पढ़ रहे हैं कि 1857 भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय या राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जबलपुर की क्या भूमिका थी। तो अपन ने 2-3 घटनाएं पढ़ी। कामागाटो मारू प्रकरण के संबंध में भी पढ़ा अपन ने। लोकमान्य तिलक वहां पर आए थे। लोकमान्य तिलक से जुड़ा हुआ एक और शब्द याद आ रहा है। हमने स्वराज की बात कर ली, गरम दल की बात कर ली, लाल बाल पाल की बात कर ली, गीता रहस्य की बात कर ली। एक है होम रूल लीग, होम रूल लीग है ना। तो होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। वैसे एनी बेसेंट भी थी इनके साथ में, लेकिन अलग अलग जगह। पुणे वाले क्षेत्र के लिए किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। अब यहां से जुड़ा हुआ एक नाम है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। कोई ये ना सोचे कि 2-4-5 घटनाएं हमने पढ़ ली और हमें सब कुछ याद हो गया। अंदर तक, तय तक जाके हमें याद करना पड़ेगा। तो सेठ गोविंद दास भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांसद वो हिंदी के साहित्यकार। 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित। यदि यही क्वेश्चन बन जाए तो हालत खराब करते। ढेर सारे नाम, द्वारका प्रसाद मिश्र और ये वो नाम दिए रहेंगे और बोलेंगे निम्नलिखित में से किसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है।
आसपास के ही पूछता है, लेकिन हमारा ध्यान वहां तक जाता ही नहीं। तो किसको? सेठ गोविंद दास। सांसद भी रह चुके हैं आजाद भारत में, ये सांसद भी रह चुके हैं, साहित्यकार भी हैं, और साहित्यकार होने के नाते इन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रबल समर्थक, राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रबल समर्थक, प्रबल समर्थक। राजभाषा किसे कहते हैं? जैसे एक होती है मातृभाषा, मातृभाषा, दूसरी होती है राजभाषा, तीसरी होती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। तो इसमें से मातृभाषा, ये तो सबको पता है। आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। आपकी माता जी कौन सी भाषा बोलते हैं? घर में मराठी बोलते हैं। हाँ। आपकी मातृभाषा? हाँ? हिंदी। योगेश आपकी? हाँ? ऐसा मत बोल रहे हैं। हिंदी तो नहीं, गोंडी भाषा होगी आपकी मातृभाषा। पर ये भी है कि वो भाषा नहीं, बोली है, लेकिन है वही, लेकिन है वही। मातृभाषा मतलब वो बोली या भाषा जो घर में बोली जाती है। हाँ? नहीं बोलते ना, ठीक, जो घर में बोली जाती है। और बोलना चाहिए, लेकिन ये तो गलत बात है, बोलना चाहिए। बिहार के लोग इधर आते हैं ना हमारे यहाँ से, 50 साल तक रहते हैं, फिर भी अपनी भाषा बोलते हैं। यहाँ के आसपास के पूरे मोहल्ले वालों को सिखा के चल जाते हैं वो लोग अपनी भाषा, है ना। कितना गर्व है ना उनको अपनी टोन पे। हमें भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। तो मातृभाषा मतलब जो घर में माता पिता से हम सीखते हैं, जो घर में बोली जाती है, ठीक। मातृभाषा वो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। फिर राजभाषा, राजभाषा मतलब हाँ, सरकारी कार्यों की जो भाषा होती है वो सरकारी काम की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की। जैसे हमारे यहाँ भारत की बात करें, भारत की राजभाषा कौन सी है? नहीं है, वो अलग। इंग्लिश को भी स्वीकार किया गया है, हिंदी को भी स्वीकार किया गया है। हर राज्य जो है वो अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। लेकिन ये क्या चाहते थे कि हिंदी जो है वो राजभाषा बन जाए, पूरे देश के लिए एक जैसे शासन प्रशासन की भाषा बन जाए, इसके ये प्रबल समर्थक। और फिर राष्ट्रभाषा, ये राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है तो उसे राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, अधिकांश लोग जो है हिंदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक। क्लियर हो गया? तो ये हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, नहीं इसे नहीं लिखना, उतना महत्वपूर्ण नहीं, ठीक। अब हम इंदौर के बारे में पढ़ेंगे। जबलपुर के बारे में पढ़ लिया, अब इंदौर के बारे में कोई बताए जरा, इंदौर से संबंधित कोई घटना जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई हो या 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई, दोनों से संबंधित हमने घटनाएं पढ़ी है। देखो फिर से अब इसका रिवीजन हो रहा है हमारा। 1857 की क्रांति से संबंधित महू छावनी से शुरुआत हुई थी। उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने महू और इंदौर से नेतृत्व किया था क्रांति? शहादत खान, और एक और था उसके साथ में
शहादत खान के साथ एक और था, कोई बता सकता है? कैसा? भागीरथ सेलावत, भागीरथ सेलावत, वंश गोपाल, वंश गोपाल नाम याद रखना पड़ेगा। ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए लोग थे, जुड़े हुए लोग थे, और इंदौर से इनका संबंध था। यही तो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इंदौर से जुड़े हुए लोग। 1907 में ज्ञान प्रकाश मंडल स्थापित हुआ था। 1907 में ज्ञान प्रकाश मंडल, ज्ञान प्रकाश मंडल की स्थापना ये इंदौर में हुई थी। जैसे प्रजामंडल का भोपाल में पड़ा वैसे ज्ञान प्रकाश मंडल की स्थापना 1918 में राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 1918 में राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? इंदौर में हुआ था। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। किसने की थी अध्यक्षता इसकी? 1918 में जो राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन इंदौर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। महात्मा गांधी 1918 इंदौर में स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में कन्हैयालाल खादीवाला ने, कन्हैयालाल खादीवाला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कन्हैयालाल खादीवाला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर हो गया? 2-3 घटनाएं पढ़ी अपन ने। 1857 की क्रांति के समय के 3 लोगों के नाम पढ़े, फिर 1907 में ज्ञान प्रकाश मंडल, 1918 में राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा, फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ, इसमें भी कन्हैयालाल खादीवाला की महत्वपूर्ण भूमिका, कन्हैयालाल खादीवाला की महत्वपूर्ण भूमिका। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कोई नाम तो विशेष नहीं है उसमें, लेकिन महत्वपूर्ण स्तर पर इसे चलाया गया था, जोश के साथ में इसे चलाया गया था। अब हम बात करते हैं भोपाल। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भोपाल की क्या स्थिति थी? भोपाल की क्या स्थिति? भोपाल में एक विश्वविद्यालय है, नाम क्या है? हम पढ़ते थे क्या ना वहाँ पे, लेकिन हमें याद नहीं है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल किसके नाम पे बना है? किसके नाम पे बना हुआ? बरकतुल्लाह के नाम पे बना है। बरकतुल्लाह एक व्यक्ति का नाम है, बरकतुल्लाह एक व्यक्ति का नाम है। तो मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली ने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1915 में काबुल, कहां पर? काबुल में किसने? बरकतुल्लाह भोपाली ने। बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने विदेश में रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, और उन्होंने 1915 में काबुल में क्या किया? एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। ये क्वेश्चन बनता है।
काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की। वर्तमान में काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान। काबुल कहाँ पर? अफगानिस्तान। बरकतुल्लाह भोपाली विदेश में रहकर संघर्ष, और 1915 में कहां पे रहकर? काबुल में रहकर उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की। और कौन सा पद ग्रहण किया था इन्होंने? क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। अंतरिम सरकार में ये प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1939 में गांधी जी का भोपाल आगमन, फिर हमने पढ़ लिया सराफा भोपाल का कौन सा? भोपाल का जलियांवाला बाग कांड 1949 में। इसमें एक और नाम हम पढ़ेंगे, बरकतुल्लाह, मोहम्मद बरकतुल्लाह के बारे में तो पढ़ लिया अपन ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काबुल में रहकर उन्होंने क्या किया था? एक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 1915 में, और स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित उन्होंने किया था। एक नाम और आता है महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में, इनके विषय में भी लिखेंगे। 1915 में तुर्की और जर्मन की सहायता से अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ चल रही गदर में भाग लिया। और जो एक सरकार बनी थी ना वहां पे, अंतरिम सरकार, प्रधानमंत्री कौन थे उसके? बरकतुल्लाह भोपाली। तो ये कौन थे उसके? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है अक्सर, ये कौन थे, इन्होंने कौन सा पद लिया था। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ओपन क्वेश्चन है एकदम। गुड, जयंत कुमार जी, 1000 तोपों की सलामी आपको हमारी तरफ से। कौन थी? राष्ट्रपति का पद लिया था। अब क्लियर हो गया ना? अंतरिम सरकार की स्थापना काबुल में कब? 1915 में। किसकी मदद से? तुर्की और जर्मनी की सहायता से। तुर्की और जर्मनी की सहायता से गदर लहर चल रही थी। गदर के बारे में भी पढ़ेंगे हम, लाला हरदयाल से संबंधित है ये गदर। तो इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने और मौलाना बरकतुल्लाह जो है वो प्रधानमंत्री बने। अब भोपाल के बाद हम बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की। विंध्य क्षेत्र 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं पर बहुत अधिक अत्याचार हुए और इसका नेतृत्व किया था शंभुनाथ शुक्ल और अवधेश प्रताप सिंह। विंध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र, दो नाम बताएं। दो नाम, शंभुनाथ
और दूसरा नाम क्या बताया? शंभुनाथ शुक्ल और अवधेश प्रताप सिंह। शंभुनाथ शुक्ल और कप्तान थे अवधेश प्रताप सिंह। बड़ा सरल सा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे विंध्य क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, एक दो में से एक नाम यहाँ का रहेगा, एक द्वारिका प्रसाद मिश्र जबलपुर वाले का दिया रहेगा, गोविंद प्रसाद मिश्र, ऐसे दो तीन चार नाम लगभग एक जैसे दे देते हैं। अब सबके सब हमने पढ़े हुए, सबके सब याद किए हैं, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं और अक्सर गलतियां हमसे ऐसी तो होती है। वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो याद है, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो याद है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना डीपली सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा है। हमें तुलना करते हुए पढ़ना चाहिए। अभी गए ना अपन, जबलपुर गए, फिर इंदौर गए, फिर भोपाल गए और अब विंध्य क्षेत्र में जा रहे बराबर। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जब हम पढ़ेंगे तब सही जगह पर चोट लगेगी। नहीं तो हम कथा कहानी की तरह पढ़ते रहेंगे तो इधर का उधर हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो विंध्य क्षेत्र में 1930 में तो शंभुनाथ शुक्ल और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। 1943 में राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ। 1943 में राज्य प्रजामंडल का गठन। 1943 राज्य प्रजामंडल का गठन, और इसका मुख्यालय रखा था इन्होंने बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, वो रखा था छतरपुर। राज्य प्रजामंडल छतरपुर। और ये वही प्रजामंडल है जिन्होंने जो रियासतें थी उनको वो दबाव बनाते थे कि आपको क्या करना है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना है। जैसे भोपाल प्रजामंडल के दबाव में नवाब हमीदुल्लाह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, पढ़ाना पर नहीं है। तो ये ऐसे ही सभी जो भी नवाब थे उनके ऊपर दबाव बनाते थे कि आपको अखिल भारतीय इसमें शामिल हो जाना चाहिए। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह और शंभुनाथ शुक्ल यहाँ के दो बड़े नेता। ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर रियासत जो है ग्वालियर भिंड से लेकर मंदसौर तक फैली हुई थी। उन्नीस सौ 1940 में ग्वालियर राज्य का शिवपुरी शहर कांग्रेस का मुख्य केंद्र था। ठीक है, यहाँ पे कोई उतनी बड़ी घटना है नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे। राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए, क्वेश्चन बनता है। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th 11th में भी पढ़ा होगा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में से एक कारण होता है समाचार पत्रों की
भूमिका। समाचार पत्र, समाचार पत्र या जो मीडिया है इसे क्या बोला जाता है? चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ। तो 3 स्तंभ कौन से हैं अर्जुन जी? 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? लोकसभा नहीं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के 3 अंग हैं। शासन के 3 अंग हैं। सबसे पहले विधायिका, कानून बनाना, कार्यपालिका, कानूनों को लागू करवाना, और न्यायपालिका जो इन कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंड देना, उसको दंड देना। तो शासन के 3 अंग है या शासन के 3 आधार स्तंभ है, और शक्तियों का विभाजन इनके बीच में, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये स्पष्ट है इसमें। लेकिन इन सभी के लिए एक चौथा आधार स्तंभ माना गया और वो है मीडिया। वो है मीडिया। पहले तो ऐसे मीडिया चलता था, मतलब समाचार पत्र इसके उसके माध्यम से है, और अब तो मास कम्युनिकेशन, दूरदर्शन हो गया है। एक खबर कहीं एक बार बोली तो पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच जाएगी। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है? मास कम्युनिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं समाचार पत्रों की भूमिका, और समाचार पत्र भी हम वो वाले पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। तो इसमें देखेंगे हम खंडवा से जो प्रकाशित होते थे, कर्मवीर, अंकुश, सुबोध, सिंधु। कर्मवीर, अंकुश व सुबोध, सिंधु, ये समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हो रहे हैं? खंडवा से। याद रखना, कर्मवीर के बारे में पढ़ाना अपन ने। किसने प्रकाशित किया था इसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो खंडवा से कौन कौन से पढ़े हमने? अंकुश, सुबोध, सिंधु और कर्मवीर। न्याय सुधा एक समाचार पत्र था। न्याय सुधा, और ये हरदा से प्रकाशित होता था, कोई सोच भी नहीं सकता इसे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर दिया है तो हरदा को तो भूल ही जाएंगे। न्याय सुधा कहां से? हरदा से। आर्य वैभव, आर्य वैभव, आर्य वैभव, बुरहानपुर। आर्य वैभव ये कहां से प्रकाशित होता था? बुरहानपुर से। लोकमत, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है। लोकमत ये प्रकाशित होता था जबलपुर से। लोकमत कहां से? जबलपुर से। लोकमत जबलपुर से। प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से। प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से। सरस्वती विलास, सरस्वती विलास जबलपुर। साप्ताहिक आवाज व सुबह वतन, साप्ताहिक आवाज ये अलग है, और सुबह वतन ये अलग है। ये दोनों भोपाल से। साप्ताहिक आवाज और सुबह वतन ये कहां से? भोपाल से। भोपाल से। क्या क्या पढ़ा हमने? तो सबसे पहले कर्मवीर, अंकुश, सुबोध, सिंधु कहां से? खंडवा से। खंडवा से। इसके बाद में हमने पढ़ा न्याय सुधा हरदा से, आर्य वैभव बुरहानपुर, लोकमत जबलपुर, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर से। इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि प्रजामंडल हम भोपाल के विषय में पढ़ते हैं,
लेकिन ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इंदौर से निकलती थी। सरस्वती विलास जबलपुर, साप्ताहिक आवाज व सुबह वतन भोपाल से। अब कुछ संगठनों की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में जिनका गठन हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कुछ संगठन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुकुल। गुरुकुल कोई बता सकता है क्या? नहीं, टाइम लगेगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। 1929 सतना, गुरुकुल 1929 सतना। हिंदुस्तानी सेवा दल, चरखा दल, हिंदुस्तानी सेवा दल, चरखा दल, और ये दोनों हुए हैं रीवा में। हिंदुस्तानी सेवा दल, चरखा दल, रीवा में। हिंदुस्तानी सेवा दल, चरखा दल, रीवा। ग्वालियर राज्य सेवा संघ, ग्वालियर राज्य सेवा संघ व हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। देखो ये हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी और 1932 और कहाँ पर? पुणे में। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये 1935 में, और ये है ग्वालियर। हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर। क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है ये, है ना? मध्य, यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए मध्य प्रदेश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, और उसमें पुणे भी दिया रहेगा, ग्वालियर भी दिया रहेगा, फिर भी हम कहाँ लेके टिक कर आएंगे? पुणे पे करके आ जाएंगे। हम पढ़ेंगे भी नहीं कि इसमें मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है करके। अर्जुन सिंह जी, टेस्ट में था ये क्वेश्चन, सही हुआ था गलत हुआ था? गलत हुआ था। ठीक, क्लियर एकदम। तो हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर, हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर। लोक सेवा संघ, लोक सेवा संघ, लोक सेवा संघ 1939 खरगोन। इसमें सन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान खरगोन। लोक सेवा संघ 1939 खरगोन, खरगोन। ठीक है। सेवा समिति, इसका गठन कहाँ हुआ था? सेवा समिति, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। वही जहां आप लोग रहते थे, बैतूल। बैतूल सेवा समिति का गठन बैतूल में। सेवा मंडल रतलाम, सेवा मंडल रतलाम। ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर। सेवा समिति कहाँ पढ़ा अपन ने? बैतूल। सेवा मंडल रतलाम और ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर। अब हम कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लिए महान आदिवासी नायकों की बात करें। ये पढ़ चुके हैं, फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर हो, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टंट्या मामा, टंट्या भी, टंट्या भी। टंट्या मामा भी इसे कहा जाता है। और क्या बोला जाता है इन्हें? रॉबिन हुड।
रॉबिन हुड। कहाँ जन्म हुआ था इनका, टंट्या मामा का? हाँ? उनको खान को देख रहे हो, कोई गुनाह किया क्या बेचारे ने? खंडवा में हुआ था। कहाँ पर? खंडवा लिखेंगे। टंट्या मामा का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा गांव में। खंडवा जिला और पंधाना तहसील, गांव का नाम क्या पड़ा? ग्राम बड़वा। तीनों चीज पढ़ ली हमने। जिला खंडवा, पंधाना तहसील, बड़वा, ग्राम। आदिवासी किसान भाऊ सिंह के घर में हुआ था। भाऊ सिंह के घर में हुआ था। कोई बता सकता है जब इन्होंने विद्रोह किया था तब इनकी उम्र कितनी थी? वृद्धावस्था में किया था, युवावस्था में किया था, कब किया था? 14 वर्ष की, है ना? 14-15 वर्ष की उम्र में इन्होंने विद्रोह किया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1857 की क्रांति की बात करें तो उसमें इन्होंने 1857 की क्रांति में नागपुर से मंदसौर और झाबुआ से देवास तक इनकी धाक थी। देवदूत कहा जाता था इनको। क्या कहते थे लोग बाग? देवदूत। क्यों? गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुप के रहते थे, आते थे, अंग्रेजों पर वार करते थे, माल गुजारों पर वार करते थे और चले जाते थे। जहाँ पे भी अन्याय होते हुए दिखता था आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। इसलिए इनको क्या बोलते थे? देवदूत। क्या बोलते थे? देवदूत इन्हें बोला जाता था। देवदूत इन्हें बोला जाता था। 1858 की खरगोन के किले में, खरगोन के किले की विजय में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण। क्या क्या उपाधियां बताई हमने इनकी? जन्म यदि नहीं लिखा हो तो 1842 में जन्म हुआ था। वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन 2020 के पीएससी में पूछा था। 20 नहीं, 21 के पीएससी में पूछा था। क्या नाम था? टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? हाँ योगेश, पीएससी में पूछा था ना 2021 की, तो बताओ ना। वो गणपत वाला तो है नहीं, खुद ही गणपत बन गया, दूसरों को गणपत बनाने वाला खुद ही गणपत बन गया है। हाँ, तांत्या भील। क्या? तांत्या भील। वास्तविक नाम क्या था इसका? तांत्या या तात्या, ये नाम मिलते हैं। टंड्रा, टंड्रा है ना? तांत्या, तात्या, टंड्रा, ये नाम उसके मिलते हैं। वास्तविक नाम है। इसको उपाधियां क्या क्या मिली है? क्या क्या बताया हमने? देवदूत बताया, रॉबिन हुड बताया, इंडियन रॉबिन हुड भी इसे बोला गया, आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, टंट्या भील, टंट्या मामा आदि अनेक नामों से जाना गया। मृत्यु कैसे हुई? 4 दिसंबर 1889।
1942 में जन्म हुआ, और नहीं 1842 में जन्म, 1842 में, और 1889 में इनको फांसी दी गई, फांसी दी गई, फांसी दी गई। 1857 की क्रांति में एक नाम है, बड़ा विशेष नाम, और वो क्या है? तात्या टोपे। और तात्या टोपे भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ते थे, और जब वो इधर खंडवा खरगोन वाले एरिया में आए थे तब इन्होंने उन्हें नर्मदा नदी पार करवाई थी। टंटा में नर्मदा नदी पार करवाई थी। ये इनके साथ में जुड़ा हुआ है, नर्मदा नदी पार करवाई थी। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। गणपत भी एक नाम है इसमें, गणपत। अब जाके पता चला गणपत क्या किया था। ये गणपत ने क्या किया था? गणपत ने पुलिस को सूचना दी थी, उसको खाने पे बुलाया, खूब आओ भगत की, और डिप्टी कमिश्नर को उसने सूचना दे दी कि टंटा बिल हमारे यहाँ आया हुआ है, और वहां उसे गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया गया, और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। गणपत धोखेबाज आदमी है ना, गणपत। ठीक, क्लियर हो गया? काफी क्वेश्चन मिल गए अपने को टंटा बिल के विषय में। नाम क्या था, कैसे पकड़े गए, कैसे उनकी मौत हुई, कहाँ क्या क्या किया, सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भीमा नायक। ये भी बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश। भीमा नायक, भीमा नायक, भीमा नायक। पश्चिमी निमाड़ अर्थात कहां पे जन्म हुआ होगा? पश्चिम निमाड़, खंडवा नहीं तो पूर्वी निमाड़। देखो निमाड़, निमाड़ मतलब अनु, अनु को क्या बोलते हैं? निमाड़। निमाड़ दो भागों में बटा है, पूर्वी और पश्चिम। पूर्वी में खंडवा, पश्चिम में खरगोन। फिर खंडवा का विभाजन हुआ खंडवा और बुरहानपुर में, और खरगोन का विभाजन हुआ खरगोन और बड़वानी। तो ये कहाँ के रहने वाले? बड़वानी। कहाँ के? बड़वानी। देखेंगे जन्म इनका बड़वानी जिले के पंचमहिली गांव में, पंचमहिली गांव में, पंचमहिली गांव में। विद्रोह इन्होंने साहूकारों के विरुद्ध, इसे निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, निमाड़ का रॉबिन हुड, निमाड़ का रॉबिन हुड। अब यहां देखो, यहां ये क्वेश्चन मिला अपने को, इसे क्या बोलते हैं? इंडियन रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड। क्लियर एकदम? टंटा बिल को ने इंडियन रॉबिन हुड। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, दोनों ऑप्शन, और एक ऑप्शन ऐसा भी था कि ये दोनों है, ये दोनों है करके। फिर आपने क्या किया? टंटा बिल ही लगाया था, गलत हो गया। रॉबिन हुड पता था, रॉबिन हुड पता था हमें। तो यही तो क्वेश्चन हमें, इसे बोलते हैं धुले हुए कपड़ों से मैल निकालना। क्या बोलते हैं इसे? धुले हुए कपड़ों से मैल निकालना। मतलब याद है, उसके बावजूद गलत हो रहे हैं, तो सही मतलब जगह पे पहुंचना। तो ये कौन है? इंडियन रॉबिन हुड, और यह है निमाड़ का रॉबिन हुड। निमाड़ का रॉबिन हुड इसे कहा जाता है। बड़वानी सिलावट मार्ग पर, बड़वानी सिलावट मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव में इनकी गढ़ी या स्मारक है।
गढ़ी या स्मारक है, गढ़ी या स्मारक है। 1857 में 1857 में इन्होंने अंग्रेजी खजानों को लूटा था, अंग्रेजी खजाने को लूटा था। ये जो जय जोहार वाली जो बात करते हैं ना, अभी जो नारा लगता है जय जोहार वाला, जय हो जोहार हो, तो ये इन्हीं का नारा है। जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो, इनका नारा था। जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो। ब्रिटिश सरकार इनको पकड़ने में नाकाम रही तो इनके रिश्तेदारों को प्रलोभन दिया और इन्हें पकड़वा दिया जबरदस्ती। रिश्तेदार तो आ गए प्रलोभन में, जो कुछ नहीं करता वो ऐसे उल्टे काम अवश्य करते हैं, है ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान बन है, खाली दिमाग शैतान बन है। अब जिससे कुछ नहीं बन रहा तो वो क्या करेगा, जो कुछ अच्छा कर रहा है उसके काम में कम से कम रोड़ी तो डालेगा, रोड़ी तो डालेगा। तो उसके रिश्तेदारों ने बेचारों को पकड़वा दिया। बिरसा मुंडा जी आते हैं जी, बिरसा मुंडा, हाँ, इन्हीं में आते हैं। नहीं, बिरसा मुंडा अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो झारखंड के हैं। अब हम मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं। जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे ना तब बिरसा मुंडा जी को पढ़ेंगे। ये नारा उनके इसमें बोला जाता है ना, जय सेवा जय सेवा जय जोहार, ये मध्य प्रदेश में किसने दिया? मध्य प्रदेश में किसने? इन्होंने, ठीक, मध्य प्रदेश में क्या बोला था इन्होंने? जय हो जोहार हो लड़ाई आर पार हो। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो इन्हें काले पानी की सजा दे दी गई, अंडमान भेज दिया था, अंडमान भेज दिया था। एक है ख्वाजा नाइक, ख्वाजा नाइक, ख्वाजा नाइक, ख्वाजा नाइक, ख्वाजा नाइक की बात करेंगे तो इनका भी जन्म निमाड़ के सांगली गांव में, सेंधवा घाट का नायक बोला जाता है इन्हें, सेंधवा घाट का नायक। सेंधवा शब्द याद रखना, यहाँ क्वेश्चन बना है, कई बार पीएससी ने पूछा है। सेंधवा नायक किसे बोलते हैं? ख्वाजा नायक को। ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित। बड़ी निर्ममता पूर्वक इनके बच्चों को की तक की हत्या कर दी गई थी। 11 नवंबर को प्रतिवर्ष ख्वाजा नाइक दिवस मनाया जाता है। ख्वाजा नाइक दिवस मनाया जाता है। गंजन सिंह कोरकू सबको पता है, कहाँ के? घोड़ा डोंगरी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या इन्होंने? जंगल सत्याग्रह। बिरसा मुंडा की बात करें हम, बिरसा मुंडा अलग है, बिरसा मुंडा अलग है। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से। और इनका जो घटना है ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। एक और नाम इनके साथ में, बिरसा मुंडा के साथ में। बैतूल के बस स्टैंड का नाम क्या है? आप बताओ, बैतूल के बस स्टैंड का नाम? हाँ, हर दिन जाते हो ना, कल भी गए थे आप उधर तो। हाँ, आप बताओ, आप तो खूब घूमते रहते हो।
मुझे शाम को भी दिख जाते हो आते जाते। बताओ इस बस स्टैंड से। हाँ इवने जी, कैसी बात करते हो, कैसे। हाँ, जल्दी से, मेरा टाइम हो गया है। विष्णु सिंह गुट, तो इनके साथ में विष्णु सिंह गुट, इनके साथी कौन, बिरसा गुट और विष्णु सिंह गुट। इनके द्वारा घोड़ा डोंगरी के आसपास जो है वो रेल की पटरियां उखाड़ दी, रेल की पटरियां उखाड़ दी। 1942 में यही हुआ था, संचार के साधनों को ध्वस्त किया गया था, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, डाकखानों में आग लगा दी थी। तो यही हुआ इस समय, इन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ दी थी और पुलिस की गोलाबारी में ये शहीद हो गए थे, गोली लग गई थी। विष्णु सिंह गुण की बात करें, ये पट्टन निवासी थे, पट्टन के रहने वाले थे। एक और जनक सिंह कुरकू, जनक सिंह कुरकू, ये घोड़ा डोंगरी के। मकड़ू गुंड, ये घोड़ा डोंगरी के। मकड़ू सिंह गुंड, घोड़ा डोंगरी। मकड़ू बारंगवाड़ी के रहने वाले थे, बेगार लेने का इन्होंने विरोध किया था। देखो मध्य प्रदेश जो है वो क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है, चाहे 1857 की क्रांति की बात करें या उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, 1920 का असहयोग आंदोलन हो या 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। सभी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है मध्य प्रदेश के जननायकों की, और उसमें जो आदिवासी जननायक है इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं ऐसी बेहतर क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।